हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 स्टाफिंग। इससे पहले मैं 1 to 5 चैप्टर की भी वीडियोस बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे आज स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मीनिंग होता है? देखो, इसमें जो इसका जो वर्ड है स्टाफ, यही आपको इसका मीनिंग बता रहा है। स्टाफ क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उन सबको स्टाफ कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ, सो स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। कि आप रिक्रूट करेंगे सही इंसान को सही जॉब के लिए। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इट इज़ अ टैग लाइन। ये टैग लाइन है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। वन लाइन में आप इसका आंसर इसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, सो स्टाफिंग हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहले आपने प्लानिंग किया था, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग, नाउ आप स्टाफिंग कर रहे हो। तो ये एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें आप फिल करते हो पोस्ट, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और एंड कीपिंग फील्ड लिखा ना, एंड कीपिंग फील्ड द पोजीशंस मीन्स एम्प्लॉय आपने एक बार आपने रिक्रूट कर लिए, तो क्या वो एक ही बार आपको चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता, बीच में कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ जाएं तो आपको और एम्प्लॉयज़ की नीड हो। ठीक है, सो कीपिंग फीलिंग इट मीन्स कि आप लगातार रिक्रूटमेंट करते रहिए। ठीक है, कोई भी जॉब आपकी वैकेंट नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर पोजीशन कोई आपकी खाली नहीं होनी चाहिए कि आपको नीड है लेकिन आपके पास एम्प्लॉय नहीं है। सो स्टाफिंग लेमन लैंग्वेज में कहेंगे कि आप रिक्रूटमेंट जो कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे आप स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ जॉब, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए स्टाफिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट वन इज़ डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक है, अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज़ लेकर आएंगे अपनी कंपनी में, सो डेफिनेटली वो अच्छा वर्क भी करेंगे और कंपनी की ग्रोथ होगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस, जिसके थ्रू आप चेक कर सकें कि कौन सा एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, फिट बैठता है। ठीक है, सो आप कॉम्पिटेंट पर्सनल को हायर कर पाएंगे आप उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाई परफॉर्मेंस। सिंपल है, आपके पास अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं तो आप वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। आपने सही इंसान को सही काम पर लगाया तो उसके वो काम आता है, तो वहाँ वो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टीन्यूस ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। प्रॉपर स्टाफिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी मिलती है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ तय है। सर्वाइवल भी करेगी कंपनी ज़्यादा टाइम और ग्रोथ भी होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो करेक्ट वर्क कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर। ठीक है, सो कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, आपने उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हायर किया। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको ज़रूरत है तो आपने फाइनेंस से रिलेटेड ही एक एम्प्लॉय को हायर किया। इट मीन्स उसे उस जॉब से रिलेटेड सारा काम आता है, आप उसके स्किल्स को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट, सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं? आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। सिर्फ कंपनी को ही नहीं, एम्प्लॉयज़ को भी स्टाफिंग के बहुत बेनिफिट रहते हैं। मैं एज एम्प्लॉय उसी जगह काम करना चाहूँगी जहाँ मुझे जो वर्क मुझे अच्छा लगता है या जो वर्क मुझे अच्छे से आता है। राइट, तो अगर कंपनी उसी के अकॉर्डिंग हायर करेगी तो कहीं ना कहीं मुझे, अगर मेरे मन का काम मिलता है जो मुझे आता है, तो मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन भी हाई हो जाएगी। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो जाऊँगी, मेरा मोरल कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। राइट, सो हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, स्टाफिंग एक फंक्शन था जिसमें हम डील करते हैं किससे? ह्यूमन एलिमेंट से। आप स्टाफिंग में क्या कर रहे हो? आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो। आप पूरी तरह किससे डील कर रहे हो? उन इंडिविजुअल से जो आने वाले टाइम में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले हैं। देखो, एम्प्लॉय नहीं होगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कभी नहीं कर सकती, वर्क नहीं कर सकती। राइट, सो स्टाफिंग ह्यूमन एलिमेंट से डील करती है, जो प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि वो सक्सेस करे या ना करे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयज़। राइट,
इतना ज़्यादा ह्यूमन को अगर हम महत्व दे रहे हैं, इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फॉर्म किया गया विच कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विद पीपल। उन लोगों को उस डिपार्टमेंट में हमने हायर किया जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं लोगों से डील करने में। ठीक है, एचआरएम जो डिपार्टमेंट बना उसका काम क्या था कि भाई आपको लोगों को रिक्रूट करना है, उन्हें कंपनी में मेंटेन कराना है। ठीक है, उनको कि वो अपने वर्क प्लेस पर सेटिस्फाई रहें, उसके लिए आपको अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी है। ठीक है, सो एचआरएम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स procuring, developing, maintaining and appraising competent and satisfied workforce, so that employer अगर satisfy रहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो गोल्स भी अचीव करवाएंगे, राइट। सो ये एचआरएम एक डिपार्टमेंट है, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं इसके लिए। देखो, मैं अगर आपसे भी कहूँगी कि भाई मुझे एम्प्लॉयज़ की नीड है, तो आपका पहला क्वेश्चन मुझसे क्या होगा कि कितने एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, राइट। कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, इट मीन्स आप सबसे पहले अंदाज़ा लगाते हो कि कितने एम्प्लॉयज़ की आपको नीड है। सो फर्स्ट वन इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आपको कितनी मैन पावर वहाँ पर चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करोगे, आप वर्कफोर्स एनालाइज करोगे कि आपके पास कितना काम है, कितनी जॉब पोजीशंस हैं और कितने एम्प्लॉय आपको चाहिए। ठीक है, ये हेल्प करता है बेसिकली। अगर आप ये चीज़ पहले से एनालाइज नहीं करोगे तो हो सकता है आपके पास पहले ही इतने एम्प्लॉय हों, अब आपने ज़्यादा हायर कर लिए हों। ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, सो दैट ना तो ओवर स्टाफ हो सके ना ही अंडर स्टाफ हो सके, यानी ना तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा आ जाए ना ही बहुत कम आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले आपने देखा कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट। आप रिक्रूटमेंट पे आए। रिक्रूटमेंट होता है कि आपने एम्प्लॉयज़ को, अब हर एम्प्लॉय आपके दरवाजे पर तो खड़ा नहीं रहेगा ना कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मैं आपके दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, मुझे बुला लीजिए, नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है। कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन्स में, और डायरेक्ट वे भी होता है रिक्रूटमेंट का। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं टू रिक्रूट पीपल। ठीक है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज में बी यूज फॉर सर्चिंग एम्प्लॉयज़। इट मीन्स यहाँ पर आप इन्वाइट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि भाई हमारी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, आप आइए। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप उनके लिए सर्च कर रहे हैं और आप उन्हें ये भी बता रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए, हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो पहले में आपने, सेकंड में आपने इनविटेशन उन्हें दे दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिलेक्शन। अब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई कि भाई इतने लोगों ने अप्लाई किया है, इन्हें जॉब चाहिए, तो आप उन सब में से जितनी आपको रिक्वायरमेंट, उतनों को ही तो सिलेक्ट करोगे। सपोज़ आपको रिक्वायरमेंट थी 100 एम्प्लॉयज़ की, आपके पास एप्लीकेशन आ गई 10,000 एम्प्लॉयज़ की। अब आप उन 10,000 में से सिर्फ 100 को सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे। आप क्या कर सकते हो, आप एग्ज़ाम्स ले सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं सिलेक्शन के। हर कंपनी अलग अलग तरीके का प्रोसेस फॉलो करती है। ठीक है, सो दैट उन्हें राइट कैंडिडेट मिल सके राइट जॉब के लिए। ठीक, सो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। अब आपने सबसे पहले आपने एस्टिमेट किया मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। सेकंड में आपने उन्हें इनवाइट किया कि हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, तो आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया। नेक्स्ट आपने जब सारी एप्लीकेशंस आ गई, अब आपने सेलेक्ट किया। थर्ड इज़ सिलेक्शन, आपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया। नाउ कम्स टू फोर्थ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो, प्लेसमेंट का मतलब होता है आपने जिन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया है और जिन पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया है उन्हें उन पोस्ट पर भेजना। सो प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बिन सिलेक्टेड। जिस पोस्ट के लिए जिस एम्प्लॉय को हमने हायर किया उसे उस प्लेस पर भेजना या उसे उस प्लेस पर ऑक्यूपाई कराना। ठीक है, सो ये हो गया प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि देखो, जो भी न्यू एम्प्लॉय आता है, हर न्यू एम्प्लॉय को आपको बताना होता है कि आपकी कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दूसरे एम्प्लॉयज़ से आपको उन्हें इंट्रोड्यूस भी कराना होता है, राइट। सो सबसे पहले ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, फेमिलियराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस एम्प्लॉय को सब चीज़, सारे रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ बताए जाते हैं, अदर एम्प्लॉयज़ से मिलाया जाता है। तो ये हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
इट मीन्स अब वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आ गया है, ठीक है। अब कंपनी में आ गया तो अब क्या उसे आते ही साथ सारा काम आता होगा? नहीं आता होगा। सो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डूइंग देयर जॉब्स, ठीक है। आप अगर उसे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देंगे तो वो बहुत अच्छे से आपका काम कर सकता है। अब ट्रेनिंग के भी ना अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं हर कंपनी, ठीक है, वेरियस मेथड्स होते हैं। और अगर आप उस पर्सन को ट्रेनिंग देंगे, वो अच्छे से सीख जाएगा उस काम को करना, सो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो उसकी पर्सनल लेवल पे अपनी भी एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उसने एक नई चीज़ सीखी है, ठीक है, नॉलेज गेन की है उसने। सो अब ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग के बाद आप क्या करोगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। आप चेक करोगे कि वो पर्सन स्टार्टिंग में कैसे काम कर रहा था और आफ्टर ट्रेनिंग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे कि उसकी परफॉर्मेंस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। आप कॉन्टीन्यूस बेसिस पे इवेल्युएट करोगे। इट इज़ कंसर्न विद कॉन्टीन्यूस इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं सिर्फ आप उन्हीं की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जो आपके पहले के एम्प्लॉयज़ हैं आप उनकी परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि सबकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले इसके मुकाबले अब यानी आपके कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ठीक है। अब आप अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को, जो पुराने होते जा रहे हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो आप उन्हें प्रमोट भी करते हो। अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रमोट करते हो हायर पोस्ट पे, ठीक है। सो प्रमोशन मीन्स बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप उस पर्सन को उस पोजीशन पे डाल रहे हो जहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएंगी, यानी आप हायर पोस्ट पे उन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं प्रमोशन होगी तो करियर प्लानिंग भी होगी। हमें उस एम्प्लॉय को भी, उस एम्प्लॉय के पास भी ऑप्शन होगा कि वो, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं इतना अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करूँगा सो इन फ्यूचर मेरे को भी एक हाई पोजीशन पे मौका मिल सकता है, ठीक है। सो वो अपने फुल पोटेंशियल दिखाएंगे, अपना फुल एफर्ट्स देंगे काम में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्रमोशन, करियर प्लानिंग। नाउ द लास्ट, कंपनसेशन। जो एम्प्लॉय आपने हायर किया आप उसे पैसे भी तो दोगे, फ्री में थोड़ी कोई आपके लिए काम करेगा, राइट। सो कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट। जितने भी तरह की आप पेमेंट आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, सैलरी आप देते हो, इंसेंटिव्स देते हो या कमीशंस देते हो, ठीक है, जो भी आप देते हो, हर कंपनी का अलग रूल होता है, ठीक है। सो वो आप दोगे कंपनसेशन के तौर पर, ठीक है। सो आपके फर्स्ट 2 8 क्या होते हैं, क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट, देन आपने सेलेक्ट किया एम्प्लॉय, देन आपने उसे उसकी जगह पर भेजा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन यानी इंट्रोड्यूस कराया दूसरों से, देन आपने उसे ट्रेनिंग दी एंड डेवलपमेंट हुआ उसका, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन उसकी परफॉर्मेंस आपने चेक की, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हुई तो आपने उसे प्रमोट भी तो करना है। सो सेवन्थ आप ये ध्यान रखेंगे, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ठीक है, कि आप लोगों को हायर पोस्ट पर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रमोट करेंगे। एंड एट्थ इज कंपनसेशन, जो आप उसे देंगे उनकी सर्विसेज लेने के बाद, ठीक है। सो सैलरी इंसेंटिव कुछ भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिक्रूटमेंट। जैसे मैंने बताया था रिक्रूटमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, हर कंपनी अलग अलग तरीका फॉलो करती है। सो रिक्रूटमेंट क्या था? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, रिक्रूटमेंट में डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, कि आप जिसमें आप सर्च कर रहे हो एम्प्लॉयज़ के लिए एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए। अब क्या क्या सोर्सेज होते हैं? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप रिक्रूटमेंट हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग करती है, ठीक है, कई तरीक़ों से कर सकती है। तो क्या क्या सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के? सो इंटरनल सोर्स था, एक एक्सटर्नल सोर्स था। इंटरनल सोर्स मतलब कि आप अपनी कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो। अब कंपनी के अंदर से कैसे हायर कर सकते हो, तो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है, दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। देखो, एक आपका ए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दूसरी ब्रांच है A+, मान लो एक ए है और एक A+ है, ठीक है। यहाँ एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसे मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा नीड थी, राइट। तो अब मैंने इस एम्प्लॉय को कहीं बाहर से हायर नहीं किया, मैंने इसको अपनी ही एक ऑर्गेनाइजेशन से उठाकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया, तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक।
नेक्स्ट आता है प्रमोशन, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो आपने हायर किया था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आपको दिखी तो आपने उसे हायर पोस्ट पर बिठा दिया, आपने उसे हायर पोस्ट पर बिठा दिया, ठीक है। तो आपने उसको प्रमोट कर दिया। तो आपको उस हायर पोस्ट के लिए आपको कोई न्यू एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ा। आपने अपने जो पहले के एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं में से चेक किया कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, आपने उसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो ये आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने हायर कर लिया, राइट। तो ये था इंटरनल सोर्स। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है कि आप बाहर से हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। अब बाहर से आप कैसे कैसे हायर कर सकते हैं, देखो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कंपनी के बाहर आपने बोर्ड लगा दिया या कंपनी के अंदर एक नोटिस बोर्ड पे आपने लगा दिया कि भाई इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। सो अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल, ठीक है। जो आपको जिस पे आपने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया कि भाई ये जॉब्स अवेलेबल हैं, जो आना चाहता है वो यहाँ पर आकर अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। सो ये हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नाउ कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? कैजुअल कॉलर्स देखो किसी भी कोई भी कंपनी ना पूरे साल तो रिक्रूटमेंट नहीं करती, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है वो पूरे साल एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। कि अगर उन्हें लगता है कि भाई मैं इस कंपनी में वर्क करना चाहता हूँ तो वो एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल, और आप खुद जाकर भी सेंड कर सकते हैं कि भाई ये मेरा बायोडाटा है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑलरेडी इन एडवांस अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट किए रहते हैं, ठीक है। तो क्या कंपनी क्या करती है, उन एप्लीकेशंस में से सेलेक्ट कर लेती हैं कुछ कैंडिडेट्स को और उन्हें बुलाकर फिर उनका टेस्ट वगैरह ले लेते हैं। सो ये होता है कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो हम सबको पता है, ठीक है, कि आप एडवर्टाइजमेंट में आपकी चॉइस है, आप टेलीविज़न में दो, न्यूज़पेपर में दो, इंटरनेट पे दो, ठीक। आप किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली रन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट के लिए। अनस्किल्ड एंड स्किल्ड दोनों ही टाइप के लेबर होते हैं बेसिकली। अगर ये आपको अगर ज़रूरत है वर्क की, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर आप अपनी फॉर्म फिल कर आते हो कि भाई मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ और मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो कंपनीज क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डील कर लेती हैं, वहाँ से एप्लीकेशंस उठाती हैं और फिर उनमें से कुछ पर्सन सेलेक्ट कर लेती हैं अपनी जॉब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये जो है ये काइंड ऑफ गवर्नमेंट का ही है। जैसे गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाया, ये प्लेसमेंट एजेंसी है, ये प्राइवेट है, ठीक है। ये ओवरऑल इंडिया में या एक कंट्री में, ठीक है, हर जगह प्लेसमेंट एजेंसीज वर्क करती हैं जो आपको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कराती हैं। अब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ इनसे कनेक्ट करते हैं कि भाई आप अगर कंपनी से जुड़े हुए हैं तो एम्प्लॉयज़ इनसे कनेक्ट करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज से, और प्लेसमेंट एजेंसीज जिन एम्प्लॉयज़ से वो बात करके रखती हैं वो आपको प्रोवाइड करा देती हैं। लेकिन ये टोटली डिपेंड होता है कंपनीज़ पर कि वो किसे हायर करेंगी, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका कैंपस कंसल्टेंट। कैंपस कंसल्टेंट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएशन में होते हैं, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, या जो भी वो कोर्स कर रहे हैं उसके लास्ट ईयर में ना वो कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं अपने कॉलेज में। कंपनीज़ आती हैं और वहाँ से उन स्टूडेंट्स में से वो सेलेक्ट कर लेती हैं स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट उन्हें अपने कंपनी के लिए चाहिए। तो इसीलिए इसे कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ पे होता है, कॉलेज के कैंपस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये एक पर्सन होता है जिसके पास मोस्टली ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर शॉर्ट नोटिस। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है जो एक पर्सन होता है जिसके पास बहुत सारी लेबर होती है, ठीक है, 200 300 जितनी लेबर आपको चाहिए वो ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये ज़्यादातर अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ही यूज़ होता है और शॉर्ट नोटिस के लिए कि आपको शॉर्ट नोटिस के लिए इतनी लेबर चाहिए। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है बेसिकली। लेकिन अब क्या है, क्योंकि टेलीविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम इसे, टेलीविज़न हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। नेक्स्ट वेब पब्लिशिंग। आजकल आप क्या करते हो, आप इंटरनेट के थ्रू भी आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो लोगों को, सो दैट कि जॉब जिन्हें भी जॉब चाहिए वो आपकी कंपनी तक पहुंच सकें। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स खुले हुए हैं जैसे आपका Naukri.com एंड Shine.com।
ये काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपनी एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई उन्हें जॉब चाहिए। जॉब सीकर्स भी वहाँ होते हैं और जो जॉब देने वाले हैं वो भी वहाँ होते हैं। जो जॉब सीकर्स अपनी एप्लीकेशन डालते हैं सो कंपनीज़ वहाँ से उन्हें हायर कर लेती हैं, ठीक है। सो वेब पब्लिशिंग। नेक्स्ट आता है आपका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो उन्हें पता लगता है कि कंपनी में ये जॉब है, ठीक है, ये जॉब निकली हुई है, तो वो अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर देते हैं कि सर मेरा एक फ्रेंड है वो भी इंटरव्यू देना चाहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे, या समटाइम्स कंपनीज खुद कह देती हैं कि भाई आप अगर किसी को रिकमेंड करना चाहते हो तो हमें एडवांस में बता दो। इससे क्या होता है, उनका ना बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है, बाहर उन्हें कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ा। उन्हें अपनी कंपनी के अंदर ही उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से कह दिया और वहाँ से आपको एम्प्लॉयज़ जो आपको सही लगे आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पे, ठीक है। सिलेक्शन आप किस टाइम पे करते हो, जैसे मैंने प्रोसेस बताया था, सबसे पहले आपने एस्टिमेट की मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर आपने रिक्रूटमेंट करी, आपने एम्प्लॉयज़ को इन्वाइट किया, नेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हो, राइट। तो सिलेक्शन कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी जैसे मैंने बताया था आपको रिक्वायरमेंट है 100 एम्प्लॉयज़ की और आपके पास एप्लीकेशन आ गई कितनी, 10,000, ठीक है। सो 100 को 10,000 में से आप कैसे सेलेक्ट करोगे। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन एप्लीकेशंस को में से अनक्वालिफाइड को और जो अनफिट हैं उन्हें एलिमिनेट करोगे। अब वो कैसे, देखो जैसे आपने जो रिक्वायरमेंट थी आपको जॉब के लिए कि भाई ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपने जो एप्लीकेशन दी थी या एडवर्टाइजमेंट दी थी, ठीक है, कि ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सो उन एप्लीकेशन में जितने पर्सन की वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है आप उन्हें एलिमिनेट करोगे, या जो आपको एप्लीकेशन के बेसिस पर ही अनफिट लगता है उन्हें आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे उसी स्टेज पर। देन आप क्या करोगे, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट यानी जितने एम्प्लॉयज़ आपके बचे अब आप उनके टेस्ट लोगे। किस टाइप के टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट किस लिए होता है, बेसिकली इसमें आप चेक करते हो कि एक पर्सन की डिसीजन लेने की एबिलिटी या एडजस्टमेंट्स की एबिलिटी कैसी है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप देखते हो कि वो न्यू स्किल्स कितनी सीख सकता है, ठीक। पर्सनैलिटी टेस्ट में देखते हो आपकी पर्सन कैसा है, उसके मतलब वो इमोशनली कैसा है या किस टाइप से वो बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आप देखते हो कि जो स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट है वो उसकी कैसी हैं, ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट कि भाई उस पर्सन का किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है या उस पर्सन का कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, इस टाइप से आप चेक करते हो। उसके बाद इन सब के बाद जितने एम्प्लॉयज़ बचते हैं आप उसका क्या करते हो, इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, अपना फेस टू फेस बात करते हो एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। इट इज़ एन इन डेप्थ फॉर्मल कन्वर्जेशन, यहाँ पर फॉर्मल कन्वर्जेशन होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉय की होती है वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है वो एक्यूरेट पिक्चर बता देता है उस पर्सन की कि वो किस कैंडिडेट किस टाइप का है और आपकी जॉब के लिए फिट है या नहीं, ठीक है। और इंटरव्यू में ना आप क्लियर कर सकते हो, जो जॉब लेने आया है पर्सन वो अपने डाउट्स पूछ सकता है या आप एज ए एम्प्लॉयर उससे जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद आप देखते हो अब भी आपको कैंडिडेट्स जो जो आपने सेलेक्ट किए, अब आप रेफरेंस चेक करते हो। रेफरेंस चेक मीन्स हर एक जगह जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना तो वो आपसे कुछ रेफरेंस लिखवाते हैं कि आप उन पर्सन के नाम लिखिए जो आपकी गारंटी ले सकते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। अदर देन फैमिली मेम्बर लिखवाते हैं कुछ लोग फैमिली मेम्बर भी लिखवाते हैं, ठीक है। सो आप रेफरेंस चेक के लिए आप जो जिन कैंडिडेट्स के नाम लिखते हो, ठीक है, उन्हें चेक किया जाता है कि भाई ये जो पर्सन है ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है, सही इंसान है या नहीं है, ठीक है। प्लस उस पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट पास्ट एम्प्लॉयमेंट का जहाँ उसने पहले काम किया था, ठीक है, वहाँ से फीडबैक लिया जाता है, उसकी एजुकेशन या पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाता है, प्रॉपर चेक किया जाता है कि उस पर्सन का बैकग्राउंड सही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अब आपने रेफरेंस चेक भी कर लिया, अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है उस एम्प्लॉय को कि हर तरफ से वो एम्प्लॉय क्रॉस करके आ गया, अब आप उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, A list of candidates who clear the test and interviews are generally considered for the final selection. अब आप उन्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाओगे।
यहाँ तक पार करते हुए जितने एम्प्लॉयज़ आए, अब आप उन्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाओगे, ठीक है। अब जो मैनेजर है वो डिसीजन लेगा कि हमें किन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हर एम्प्लॉय का मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, क्यों? सो दैट देखो, अगर कोई एम्प्लॉय बीमार रहता हो ज़्यादा तो ज़्यादा छुट्टियाँ करेगा, ठीक है, तो वो हमारी जॉब के लिए सही नहीं रहेगा या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक मेडिकल एक्सपर्ट बुलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो सारे कैंडिडेट्स को चेक करेगा कि वो फिजिकली फिट हैं या नहीं स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है। प्रॉपर फिजिकल एग्ज़ाम होगा उनका, ठीक है, फिटनेस उनकी चेक की जाएगी, सो दैट एब्सेंटिज़म ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ना कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में जो हायर हो रहा है वो किसी भी तरह से अनफिट ना हो। अब आपने मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। अब इसके बाद अब जो एम्प्लॉय आपको लगा कि हाँ फुल्ली तरीके से आप सेटिस्फाई हो गए कि वो एम्प्लॉय काम, मतलब उसकी क्वालिफ़िकेशन भी सही है, मेडिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, ठीक है, स्किल्स भी हैं उसके अंदर, तो अब आप उसे जॉब ऑफ़र दे सकते हो, ठीक। अब आप उसे फॉर्मली अपॉइंट करते हो, बाय इशूइंग हिम एन अपॉइंटमेंट लेटर। अब आपने उसे क्या दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया कि हाँ भाई हमने फाइनली आपको हायर कर लिया है, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस एम्प्लॉय को आपने हायर किया है अब आपने उसे अपने रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ क्लियर कर दिया कि भाई ये हमारी कंपनी में आपको सैलरी मिलेगी, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इतने आवर आपको वर्क करना है, या इस तरीके से अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो हम आपको किस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं। सो ये सारी कंडीशंस आप एक पेपर पर लिखते हो और उस पेपर को आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें आप उस पर्सन के साइन ले लेते हो, ठीक है। सो ये बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हैज़ टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं उस पर एम्प्लॉय भी साइन करेगा और एम्प्लॉयर भी, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कोई किसी को ब्लेम ना कर सके कि भाई हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इतनी ही सैलरी देंगे और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया था, ठीक है। ये प्रोसेस होता है जिसमें आप सेलेक्ट करते हो एम्प्लॉय को। नेक्स्ट अब आपका आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, ट्रेनिंग इज़ एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय, जिसमें आप एम्प्लॉय की नॉलेज इंक्रीज़ करते हो, टेक्निकल स्किल्स जो उसे जॉब में यूज़ करनी है वो आप उसे बताते हो फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इफ़िशेंटली, सो दैट वो जो जॉब है, जो काम है वो इफ़िशेंटली कर सके, ठीक है। आप ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी देते हो और न्यू एम्प्लॉयज़ को भी देते हो, ठीक है, सो दैट वो उनकी परफॉर्मेंस और अच्छे से इंक्रीज़ हो सके अपनी रिलेटेड स्किल्स में, ठीक है। सो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि उन्हें आते के साथ सारा काम नहीं आता होता। प्लस अगर आप कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आते हो अपनी कंपनी में, तो आपको ओवरऑल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, न्यू एम्प्लॉयज़, सबको ट्रेनिंग देनी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड प्रोसेस, यानी आपकी नॉलेज बढ़ती है इसमें, ठीक है। ये इनेबल करता है एम्प्लॉय को टू डू द बेटर जॉब, वो जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, आप वही सिखाते हो जो आपको रिक्वायरमेंट होती है कंपनी में, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ट्रेनिंग से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है या ओवरऑल ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की। ट्रेनिंग जो है उसका फोकस होता है कि जॉब से रिलेटेड वर्क आपको आना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होनी चाहिए। डेवलपमेंट क्या कहता है कि आपके पास वर्क आपको आना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होनी चाहिए, प्लस साथ ही साथ जो आपकी एम्प्लॉय है उसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। सो डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिज़ाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज़ ग्रो। जो आप उसे सिखा रहे हो वो उसके लिए, मतलब उससे उस एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होना चाहिए। इट कवर्ड नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस बट ऑल्सो दोज विच ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द पर्सनैलिटी। इट मीन्स इसमें सिर्फ वो एक्टिविटीज़ नहीं आती जो जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, वो भी आती हैं जो एक एम्प्लॉय की ग्रोथ को बढ़ाएं या एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है, जिसमें आप लर्न भी करते हो और आपकी ग्रोथ भी होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की। प्लस इट इज़ अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। एक एम्प्लॉय अगर कुछ नई नई चीज़ें सीखता है सो इन फ्यूचर वो उस चीज़ का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है अब आपका ट्रेनिंग। अब आपके ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं? दो तरीके से आप ट्रेनिंग दे सकते हो, ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब का मतलब होता है कि एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आ चुका है, अब आपको उसको मेन काम के साथ साथ आप ट्रेनिंग दे रहे हो और आप उसे सिखा भी रहे हो और आप उससे काम में ले भी रहे हो। ऑफ द जॉब का मतलब होता है कि अभी एम्प्लॉय ने आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं की है, आपने ज्वाइन करने से पहले उसे ट्रेनिंग दी है, ठीक है। अब ऑन द जॉब मेथड में कैसे आप ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर द एम्प्लॉय इज़ एक्चुअली वर्किंग, इट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग, यानी एम्प्लॉय काम भी कर रहा है प्लस सीख भी रहा है काम करते हुए। अब इसमें जो मेथड आ जाते हैं, पहला आ जाता है, ये आपका पहला प्रोग्राम है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि आपने कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है, आपके पास एक मास्टर वर्कर है या कंपनी में एक मास्टर वर्कर है जो आपको बताते रहेंगे, ठीक है, आपको सिखाते रहेंगे। द ट्रेनी रिसीव स्टिपेंड वाइल लर्निंग सो दैट ही शी कैन एन्जॉय अर्न वाइल यू लर्न, ठीक है। इसमें वही होता है कि आपको जो साथ में थोड़ा बहुत काम मिलता भी रहेगा प्लस आप सीखते भी रहोगे काम करने के साथ साथ, ठीक है। सो इसमें यहाँ बेनिफिट भी हो जाता है कि एम्प्लॉय के लिए अर्न वैल्यू लर्न, कि आप कमा भी रहे हो और सीख भी रहे हो, ठीक है। जो मास्टर वर्कर होगा उसकी गाइडेंस में आप सीखते चलोगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोचिंग। कोचिंग में क्या हो जाता है, ठीक है, इसमें आपके सुपीरियर आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, एज अ कोच। अब आप कहोगे कि दोनों में ही गाइड कर रहे हैं, तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या था कि वहाँ पे मास्टर वर्कर हैं, वो हर एक को डील कर रहे हैं, ठीक है। कोचिंग में क्या हो जाता है, जो आपके सुपीरियर हैं जिनके अंडर आपको वर्क करना है वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं एज अ कोच, ठीक है। द ट्रेनी वर्क डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनीज कोचिंग। यहाँ पे आप डायरेक्ट सीनियर मैनेजर के साथ कांटेक्ट में होते हो, उन्हीं के साथ फुल टाइम काम करते हो, प्लस उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको फुल्ली तरीके से रेडी करें, ठीक है, ट्रेनिंग जो आया है उसकी कोचिंग वो मैनेजर अच्छे से करे। नेक्स्ट आपका आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कुछ कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर में वहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट भी होती है, तो वो लास्ट ईयर में अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ कंपनीज़ में भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बिजनेस फर्म और कॉरपोरेट फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स। क्योंकि जो कॉलेज में जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनीज़ में भेज देते हैं कि वहाँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज सीख सकें बाय सेंडिंग दैम टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। और कंपनीज़ भी उन्हें बुला लेती हैं, क्यों, उनका क्या बेनिफिट है इसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम में? प्लस पहली चीज़ ये कि आपको पे नहीं करना पड़ता या बहुत मिनिमम पे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेनिंग के लिए उन्हें बुला रहे हो, ठीक है। प्लस जो स्टूडेंट आपको सही लगेगा आप उसे वहाँ से हायर भी कर सकते हो, राइट। सो ये होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है कि एक एम्प्लॉय यहाँ एक वर्क कर रहा था, ठीक है, तो उसे सेम लेवल की दूसरी जॉब में मैंने भेज दिया, उसका मैंने प्रमोशन नहीं किया ना, प्रमोशन नहीं किया, ठीक है, मैंने उस एम्प्लॉय सेम लेवल की जॉब पे ही, बस यहाँ एक काम हो रहा था यहाँ दूसरा काम हो रहा है, ठीक है, तो मैंने उसे यहाँ से उठाकर यहाँ भेज दिया। अब इससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय को नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है, इंटरेक्ट करने को मिलेगा विद अदर एम्प्लॉयज़, ठीक है। इट मीन्स इन फ्यूचर वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी वर्क कर पाएगा, ठीक है। इसमें शिफ्ट कर दिया जाता है एक जॉब से दूसरी जॉब में। अब ये सारे थे आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब आ जाते हैं हम ऑफ द जॉब मेथड्स पे। ऑफ द जॉब मेथड जिसमें आपने एम्प्लॉय ने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करने से पहले उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। सो इसमें क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, एक साथ आपने सारे एम्प्लॉयज़ को बिठा दिया और आप उन्हें लेक्चर या कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप बता रहे हो कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया जाता है, क्या मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिल्म। आपने एक क्लिप दिखा दी या फिल्म दिखा दी जिसमें आप इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो अपने वर्क को कि ये टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट आपका आता है केस स्टडी। केस स्टडी में आपने जो ओरिजिनल आपके जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन के, उन केसेस को आप बताते हो कि क्या रियल प्रॉब्लम्स हमें काम करते वक्त फेस करनी पड़ती हैं जिनसे आपको इन फ्यूचर डील करना है, तो आप उन्हें केस स्टडी बताते हो, यानी आप उन्हें एक्चुअल एक्सपीरियंस बताते हो जिससे वो जिससे वो चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे काम करना है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, ठीक है।
सो ये बिल्कुल रियल लाइफ से जोड़ते हुए आप ट्रेनिंग दे देते हो। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर मॉडलिंग, यानी आप यहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उन्हें ट्रेनिंग दे देते हो, जिसमें आप सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो कि हाँ इस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? इसमें क्या होता है, जो एनवायरनमेंट या जो मशीनरीज आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हो या जो टेक्निक आप वहाँ यूज़ कर रहे हो, आप सेम टेक्निक पे ही एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो, ठीक है। सपोज़ ये मशीनरी, इस पे मुझे वर्क करना है, ठीक है। ये कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैंने इसी टाइप की एक मशीनरी दूसरी जगह लगा दी, ठीक है। इस पर मेरा सारा काम चल रहा है, ठीक है, सारा वर्क मेरा इसके ऊपर हो रहा है, तो मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया, ये अपना काम कर रही है। मैंने इसके जैसी एक मशीनरी दूसरी जगह लगा दी जहाँ मेरा वर्क नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ क्या हो रही है? यहाँ हो रही है ट्रेनिंग, यानी आप वहाँ पर सिखा रहे हो कि आपको इस मशीनरी को कैसे यूज़ करना है। इससे क्या हुआ? मेरा वर्क भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, प्लस आपने एक्चुअल वर्क फ्लोर पर सीख भी लिया कि आपको काम कैसे करना है। नेक्स्ट आया था आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में आपने पहले से ही इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई ये स्पेसिफिक स्किल आपको आनी चाहिए या ये नॉलेज आपको गेन करनी है, ठीक है। सो आप उसके अकॉर्डिंग उसे प्री अरेंज करते हो जॉब पे जाने से पहले, ठीक है। दिस इज़ इट, यही था स्टाफिंग के चैप्टर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर 7 नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video and subscribe my channel for other videos. Thank you so much.